हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में डे 1 में हमने डिस्कस किया था रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, दैट इज लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफेरियर और इन्फीमम सुप्रीमम, उससे रिलेटेड। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को हर साल मिलते हैं। ठीक है, और खास बात इसकी यह है कि अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अगर पता है तो एक भी क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होता जो किसी से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो कौन से थ्योरम्स है या कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी देखेंगे और इसके अलावा मैं आज के इस वीडियो में अप्लाइड लाने वाला था, बट अप्लाइड का इंटीग्रल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो एक अलग वीडियो में, यानी कि कल हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। आज मैंने इसी में रियल एनालिसिस का काउंटेबिलिटी वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो एंड में हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, काउंटेबिलिटी के क्वेश्चन। काउंटेबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काउंटेबिलिटी के एक क्वेश्चन कंफर्म है कि हर साल आपके आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लास्ट टाइम भी आया था 4.75 मार्क्स के लिए, उससे पहले भी आया था, उसके पहले भी आया था। तो काउंटेबिलिटी से क्वेश्चन, चाहे आपके नेट एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको काउंटेबिलिटी से रिलेटेड या पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ए एक्स इज इक्वल टू बी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो ए होती है ये एक मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर m/n, एक्स एक कॉलम वेक्टर होता है जिसका ऑर्डर n/1 होता है, और बी एक ये भी कॉलम वेक्टर है जिसका ऑर्डर होगा m/n। ठीक है, अब इस b पे डिपेंड करता है, इस b का यूज करके हम लोग कि अगर b नॉन जीरो है और एक बार जब b जीरो होगा, b अगर नॉन जीरो है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, और अगर b जीरो आ गया तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे पहले नॉन होमोजीनियस। एक बार आपको नॉन होमोजीनियस समझ में आ गया तो होमोजीनियस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वैसे पहले स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम लोग बात कर रहे हैं बी इज नॉन जीरो, यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्चुअल हमें करना क्या होता है, हमें वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यानी कि अब मैं इसको फिर से दो टाइप में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सिर्फ इतना मतलब है कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब इसके पास सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इनकंसिस्टेंट है दैट मींस उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसके पास सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होगा तो कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, 10, 20, कितने होंगे। तो एक्चुअल में इसके पास दो ही चीजें होती है, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखो पहले हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। तो पहले हम डिस्कस करें नॉन होमोजीनियस, जब b की वैल्यू नॉन जीरो होगी। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट यानी कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होंगे। कंसिस्टेंट में भी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स।
एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, एग्यूमेंटेड का मतलब ही होता है किसी चीज को जोड़ना। तो हम क्या करते हैं, ए जो मैट्रिक्स है, ए में एक इस कॉलम वेक्टर को ऐड कर देंगे बी, और इसे हम लोग कहते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, रैंक। अब ये एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर ए के रैंक के इक्वल आ गया तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्या, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, यानी कि ए मैट्रिक्स में मैं कॉलम को ऐड कर दूंगा बी, उसे कहेंगे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स का रैंक अगर सेम हो तो मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिक और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर ये रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, ए का ऑर्डर क्या था, m/n, तो यहां पे m/n भी लिखा हो सकता है। मान लो एग्जाम में आपको n/m लिखा हो तो यहां पे इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n नहीं बल्कि n/m था। ठीक है, तो रैंक, तो आपको क्या याद रखना है, n नहीं याद रखना है, जनरली यूज करते हैं टर्म्स एंड, बट आपको याद रखना है कि एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर वो नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि यहां पे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स को n लिया है, इसीलिए अगर वो n के इक्वल आएगा तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो इसी तरीके से अगर मान लो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए के रैंक के इक्वल तो हो गया बट वो नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन है, तो हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। इस केस में क्या होगा कि एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होगा ए के। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और रैंक क्या होता है, तो रैंक किसी भी मैट्रिक्स को उसके रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उसे हम लोग रैंक कहते हैं, वो अलग केस है। रैंक मतलब किसी भी मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से सिंपल पहला क्वेश्चन देखो कहां से आता है। अगर मान लो m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, अब m/n लिख रहा हूं तो इसमें 3 केसेस आ जाएंगे। क्या क्या, कि m मेरा n के इक्वल आ सकता है, m मेरा ग्रेटर देन n आ सकता है, या फिर n ग्रेटर देन m आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दे तो क्या हम उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं? तो अब ध्यान दो थोड़ा, अगर m इज इक्वल टू n हो तो आपको ध्यान रखना आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स के पास यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, इसके पास नो सॉल्यूशन भी है। अगर m ग्रेटर देन n होगा तब भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, तीनों होते, ये जस्ट आपको याद रखना है। इस केस में एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि एक ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर दो। तो क्या याद रखना है, जब भी नंबर ऑफ रोज इक्वल या नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर देन हो उस केस में तीनों पॉसिबिलिटी है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब इस केस में क्या दिक्कत होती है कि हम लोग कहते हैं कि एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए आपको रैंक पता होगा कि अगर कोई भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और आपको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो ये हमेशा लेस देन हो जाता है मिनिमम ऑफ mn से। ठीक है, अब अगर मान लो n मेरा ग्रेटर देन m आ गया तो रैंक ऑफ a जो आएगी वो लेस देन आ जाएगा किससे, मिनिमम ऑफ mn से। अब सुनो, ये n मेरा ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये लेस देन m होगा, और m किससे लेस देन है, n। इससे ये पता चल गया कि a का रैंक कभी n नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, हमने क्या देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब उस मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल आना चाहिए। हालांकि एग्मेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल भी होना चाहिए, बट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि a का रैंक n के इक्वल आना चाहिए। मतलब जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स, याद रखना है नंबर ऑफ कॉलम से याद रखो, नोटेशन में भी चेंज हो सकता है। n ग्रेटर देन m है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम अगर नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो जाए उस केस में कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन हो तो इससे मैं ये कंक्लूजन लगा सकता हूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स लेस देन हो सकता है
मतलब होगा क्या, नेसेसरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ रोज। यही तो कह रहा है, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम कभी भी एक्सीड नहीं करेगा किसको, नंबर ऑफ रोज को। अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको वो दिखाता हूं और कैसे इस थ्योरम का यूज करके या इस प्रॉपर्टी का यूज करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था। तो ये 2016 जून में क्वेश्चन पूछा था। देखो एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाय m। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है वहां पे चेंज करे, इसीलिए आपको याद रखना है n नहीं बल्कि नंबर ऑफ कॉलम्स याद रखने कि a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाय m। ठीक है, n बाय m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और b एक n बाय 1 ऑर्डर का वेक्टर है विथ रियल एंट्री। ठीक है, विथ रियल एंट्रीज। अब कह रहा है कि सपोज दैट कि इक्वेशन यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x बिलोंग कर रहा है r to m को, ये यूनिक सॉल्यूशन एडमिट कर रहा है, एडमिट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। देन इससे क्या पता लगा सकते हैं हम लोग, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कैन कंक्लूड दैट फर्स्ट वन इज कि m इज ग्रेटर देन n, सेकेंड वन इज n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, थर्ड ऑप्शन इज n इज इक्वल टू m, फोर्थ वन इज n इज ग्रेटर देन m। अब एक बात बताओ, अगर वो रिजल्ट आपको पता है कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो तो कभी भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम किसको कहा है मैंने, m कभी भी नंबर ऑफ रो से ज्यादा नहीं होगा, मतलब m कभी भी रो से ज्यादा नहीं होगा। तो ये रिलेशन तो होना ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन है दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से लेस देन होगा। ठीक है, अब देख लो किसमें कंडीशन होल्ड हो रहा है, ये सिर्फ सेकेंड ऑप्शन, सीधे सीधे आपका ये ऑप्शन हो गया। अब यहां पे अगर आपने ये याद किया होता कि n लेस देन m होता है तो फिर आप ये ऑप्शन कर देते जो कि रॉन्ग हो जाता। आपको याद रखना है नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी नंबर ऑफ रो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पे उसने चेंज कर दिया, हम लोग m बाय n के लिए लेते हैं, यहां पे n बाय m के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो, जस्ट इतना आपको समझ में आ जाता है, 3 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला हमें क्या पता चला, एक रिजल्ट कि जब भी आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए उसका ऑर्डर देके कुछ पूछे तो आप चेक कर लो कि नंबर ऑफ कॉलम्स कहीं नंबर ऑफ रो से ज्यादा तो नहीं है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज्यादा है तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये हो गया पहला रिजल्ट। अब इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जो हम ये लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, ax इज इक्वल टू बी, तो ये a क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जैसे कि a11 सॉल्व अप टू a1n, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं a21 सॉल्व अप टू a2n, और इसका ऑर्डर क्या है m बाय n। तो जितने इसके पास, ये मेरे पास m बाय n आ जाएगा, इसका n बाय 1, तो ये कॉलम वेक्टर हो जाएगा n बाय 1। तो ये मेरे पास सपोज x1 टू सॉल्व अप टू xn, और ये मेरे पास b1 से लेके bm तक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब सुनो, अगर ये कंसिस्टेंट है, हम कंसिस्टेंट मतलब इसके पास सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका जस्ट इतना मीनिंग होता है कि ये जो b है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरे पास cn, c1 सॉल्व अप टू cn, तो ax इज इक्वल टू b, ये कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, b को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, किसके साथ, a के कॉलम वेक्टर विथ जो उसके कोएफिशिएंट होंगे वो मेरे कॉलम वेक्टर्स आएंगे। समझ में आ रहा है कि
किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलने से मतलब यह है कि बी को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, बी कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन विद द कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए विद कोएफिशिएंट, या फिर जो उनके कोएफिशिएंट होंगे वो मेरे इस कॉलम वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर जैसे मान लो ax इज इक्वल टू बी, मैं चाहता हूं कि b को मैं कोई भी मतलब b को मैं कोई भी चूज करूं फिर भी ये कंसिस्टेंट रहे। अब ऐसा क्या कंडीशन लगा दूं कि b को मैं भले से चेंज करूं लेकिन ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अब एक बात बता, हम लोग चेक कैसे करते हैं कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट ये कहा जाता है कि आपका जो एगमेंटेड मैट्रिक्स है, यानी कि यहां पे b1 b2 bm और यहां पे आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके पास m रोज होंगे क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m बाय n, और यहां पे एक कॉलम वेक्टर होता है जो कि n बाय 1 और यहां पे जो b होता है वो हमारा m बाय 1। ठीक है, अब ध्यान दो, ये इसके पास जितने रोज होंगे उतने इसके पास कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं चाहता हूं कि b से लेना देना ना हो, ये हमेशा कंसिस्टेंट हो। मैं कोई भी b चूज कर दूं, ये पूरी सिस्टम मेरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये मेरे पास क्या है, ये पूरा पार्ट मेरा a है। मैं चाहता हूं कि b को कोई भी b चूज कर दूं, हर एक b के लिए कंसिस्टेंट हो। हर एक b के लिए कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का रैंक, एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमेशा सेम हो। मैं यहां पे यूनिक या इनफाइनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट कंसिस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो कंसिस्टेंट मतलब मैट्रिक्स और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम हो। एक बात बताओ, किसी तरीके से मैं अगर इसको नॉन जीरो ले लूं, पूरे जितने भी इसके पास अगर ये नॉन जीरो हो गया तो बी को मैं चाहे जो चूज कर लूं, दोनों का रैंक तो उतना ही आएगा। जैसे ध्यान दो, ये भी अगर मैंने इसका पहले क्या कर दिया, इसको रो रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए को मैंने ई में कन्वर्ट कर लिया, तो इसके पास ये मान लो इसका रो रेडियस एक्लोन फॉर्म है। अगर हर एक रो नॉन जीरो हो, हर एक रो नॉन जीरो हो, क्योंकि रो रेडियस एक्लोन फॉर्म में जितने नॉन जीरो रोज होते हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब उसके हर एक कॉलम में पिवट होगा, अगर हर एक रो में पिवट होगा, यानी कि हर एक रो नॉन जीरो है। कब? रो रेडियस एक्लोन फॉर्म में। तो उस केस में अगर ये नॉन जीरो है तो अब ये चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो फर्क नहीं पड़ता, इसका भी रैंक वही होगा जो इस मैट्रिक्स का रैंक है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का रैंक इसके पास जितने नंबर ऑफ रोज है उसके इक्वल हो जाए। एक बार ये हो गया तो ये बी आप चाहे यहां पे जीरो हो नॉन जीरो हो कतई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बी जीरो नॉन जीरो होने से फर्क नहीं पड़ता। अब क्या ही चेंज इसमें कर दो, इस मैट्रिक्स का रैंक और इस एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या आ गई कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर एस टू एम इफ एंड ओनली इफ the rank of row, a rank of A is equal to number of rows। ये इस बात को बता देता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है किसी भी बी के लिए। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगर मान लो मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो और अच्छी बात है, एन और एम दोनों उसके इसमें इक्वल आ जाते हैं। तो चाहे एन के इक्वल हो चाहे एम के इक्वल हो, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन भी आ जाएगा और वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला रिजल्ट हमने क्या देखा कि जब सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर देके आपसे कुछ पूछे तो आप कैसे बताओगे। अब कंसिस्टेंट हर एक बी के लिए चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, सिर्फ ये बता दो कि उस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा था वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा था आई थिंक 2019 में पूछा था। ठीक है, 2019 के दिसंबर में पूछा था जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था। क्वेश्चन क्या था ध्यान देखो, ए आपको मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स क्या है कि 2 0 5,
1 2 3 -1 5 1। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया। अब ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax इज इक्वल टू y, इसके पास सॉल्यूशन होगा। और ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है, मतलब एक ही ऑप्शन राइट आएंगे। कह रहा है सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू x 0 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसे जो बी ऑप्शन था उसमें y आपका फर्स्ट 0, सेकेंड y, थर्ड ये। ऐसे जो आपका सी ऑप्शन है उसमें कह रहा है ओनली फॉर y इज इक्वल टू 0 yz, यहां पे y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां पे yz बिलोंग्स टू रियल नंबर। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर क्यूब, यानी कि कोई भी y फर्क पड़ दो, क्या ही y आप पुट कर दो, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल से क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है इसके पास सॉल्यूशन होगा सिर्फ उस y के लिए जो इस फॉर्म में हो, सिर्फ उस y के लिए जो इस फॉर्म में हो, सिर्फ इस y के लिए जो इस फॉर्म में हो, या फिर आप क्या ही y सेलेक्ट कर लो, इसके पास हर केस में सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हर एक y के लिए या फिर हर एक b के लिए कंसिस्टेंट होगा, कब? जब इस मैट्रिक्स का रैंक उसके रो के इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। अब अगर आप ये चेक कर लो किसी तरीके से कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो, मतलब इसको रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर सबसे सिंपल आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। दो चीजें हैं, या तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट क्या आएगा 2, ये अगर 2 का करूंगा तो ये 2 -15, फिर उसके बाद 0 है तो बल्कि डिटरमिनेंट ही निकाल लो, वो ज्यादा बेटर है। 5, ये आपका 5 + 2, तो ये आ जाएगा आपका -26, 10, 5 to 7 यानी कि 35। चेक कर सकते हो, वैसे नॉन जीरो ही आएगा। अगर या तो आप रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके ये चेक कर लो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। वैसे डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, रो सब इक्वल है, यहां पे नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ गया। यानी कि हमने क्या देखा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का में अगर उस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाए, यानी कि उसके हर एक रो में पिवोट हो, तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा फॉर एनी बी। तो यहां पे वही चीज है। अब ये कह रहा है ax = y, हर एक y के लिए होगा, क्या ही y आप सिलेक्ट कर लो, इसके पास हर एक केस में सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना पुट करके चेक करते सॉल्यूशन है कि नहीं। बाकी आप कैसे चेक करते, तो इस तरीके से आपको थ्योरम का यूज करने आना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हमने यूज किया। ये क्वेश्चन था 2019 में दिसंबर में पूछा गया था। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि एक ax कोई मैट्रिक्स है, वो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स का रैंक और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए, ये चीजें हैं। यूनिक सॉल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया कि यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a का रैंक n के इक्वल आएगा। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसमें n और m सब इक्वल है। तो आपको कभी कोई सिस्टम देके ये कहे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप क्या कहोगे कि उस मैट्रिक्स का रैंक, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, मतलब वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आएगा। अगर आपको ये कह दे कि उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तो आपका काम और आसान हो जाए। आपको पता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक अब लेस देन n आ जाएगा, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स अब का रैंक जो डिटरमिनेंट है वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का रैंक अगर लेस देन n आ जाता है तो आप कहते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन n है, यानी कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0।
या फिर जो हम लोग उसका रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म निकालेंगे तो उसमें जो आपका लास्ट वाला रो आएगा वो 0 रो आएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे 2012 के दिसंबर में एक सिस्टम दिया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y माइनस के जेड इज इक्वल टू 4 और कह रहा है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस जो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 1 1 2 3 माइनस 1 1 2 माइनस के, इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो मेरा लेस देन n आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स है? 3 से कम आ जाएगा। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंक अगर n से कम है दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा? सिंगुलर, यानी कि इसकी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगी। तो अब या तो आप डिटरमिनेंट 0 से निकाल लो या आपको एक पता है कि आप इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और लास्ट वाला रो आपका 0 ही होना चाहिए। तो 1 1 1 1 2 3 माइनस 1 5 1 2 माइनस के 4। अगर इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो 1 1 1 तो ऐसे ही रहेगा। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 और 2 से करूंगा तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा और 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 माइनस के माइनस 1 माइनस के माइनस 1 और 4 माइनस 1 3। अब आपको पता है कि अगर इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो लास्ट वाला ये आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, अब 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसको इससे माइनस करूंगा 0, इसको इससे माइनस करूंगा 0 और ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए। मतलब माइनस के माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहां से k की वैल्यू 3 माइनस 1 2 आ जाएगी, तो यानी कि k 2 होगा। एक तो आपने डायरेक्ट इसके फॉर्म में कर दिया, क्योंकि ये अगर पूरा 0 आ गया तो अब a का जो रैंक है वो लेस देन किससे है? n से, यानी कि 3 से लेस देन है। और उसमें एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक आपका इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये नॉन 0 होता तो उस केस में नो सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, तो इसमें k की वैल्यू आ गई। या तो आप डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो, तो डिटरमिनेंट से भी आपका आंसर आ जाएगा k। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 0 के इक्वल पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो उसके नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सीधी सीधी बात है उस मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स n बाय n ऑर्डर का है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको क्या बता दिया? नॉन होमोजीनियस के बारे में बता दिया। अब जो क्वेश्चन है, बहुत सारे इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के टर्म्स में आता है, यानी कि एक ही ऑप्शन में होमोजीनियस भी दे देगा, एक ही ऑप्शन में आपको नॉन होमोजीनियस भी दे देगा। तो नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होता है? ax इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू इस केस में 0 आ जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है कि ax इज इक्वल टू 0 अगर आपको एक होमोजीनियस सिस्टम हो, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 ये हर एक, मतलब कोई भी a सेलेक्ट कर लो या कोई भी x हो, x इज इक्वल टू 0 यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि ये कंसिस्टेंट होगा हर केस में। तो नो सॉल्यूशन वाला हट गया, तो मतलब इसमें एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी हट गया, क्योंकि b 0 है तो एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया यहाँ पे। तो देयरफॉर वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं यूज करते हैं। इसमें केस में क्या होगा? या तो मैट्रिक्स के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो मैट्रिक्स के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। आपको पता है गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, होमोजीनियस सिस्टम दिया था और कह रहा था उस मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल है। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो एक ही ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन। सीधे सीधे क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो इनफाइनाइटली के केस में क्या होता है? वो लेस देन n आ जाता है। लेकिन जब इक्वल n दिया, नो सॉल्यूशन का ऑप्शन ही नहीं, इनफाइनाइटली हो नहीं सकता, बचा क्या? इकलौता यूनिक सॉल्यूशन।
और यूनिक सॉल्यूशन मतलब x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर ओनली जीरो सॉल्यूशन। ये कब होगा? जब इस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाय n है, तो अगर a का रैंक n के इक्वल आ गया, यानी कि नंबर ऑफ रो कॉलम के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे ये ट्रिवियल, यूनिक या x इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। अगर मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप डिटरमिनेंट निकाल लो, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तब यूनिक सॉल्यूशन। ये सेम कॉन्सेप्ट अब वहां पे भी यूज कर रहे थे, यहां पे भी यूज करेंगे। इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? a का रैंक लेस देन n आएगा, डिटरमिनेंट यहां पे आपकी 0 होगी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है, कुछ नई चीजें यहां से हमको सीखने को मिलती है। मुझे पता है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो तो मैं निकाल सकता हूं एक मैट्रिक्स दी हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। तो यहां से कुछ चीजें हम और यूज कर लेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम ऐसे x ढूंढ रहे हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई करे। मैंने एक सेट बना दिया, उसमें वो सारे x होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यही तो निकाल रहे हैं कि ऐसा x फाइंड आउट कर रहे हैं जिस मतलब जो इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो। x ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है r/m को। ठीक है, x मेरा बिलोंग कर रहा है r/m कहां से? r/n ना। ठीक है, और ax इज इक्वल टू 0। a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m बाई। तो t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा r/n से लेके r/m तक। मैं इस t को रिप्लेस कर देता हूं और a को t से। तो डोमेन का वो एलिमेंट जिनको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे भेजता हो। तो अब ये चीजें आ गई अपने पास कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी कहता है कि डोमेन के वो वेक्टर जिनका इमेज 0 पे जाता हो। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना। अगर ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, इसका सॉल्यूशन दैट मींस, और कर्नल टी हमको पता होता है हर एक सब स्पेस है। और बाकी हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि x1 x2 अगर सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी। मैंने नॉन होमोजीनियस के केस में नहीं बताया था, लेकिन होमोजीनियस के केस में उसके जो सॉल्यूशन है वो एक स्पेस फॉर्म करते हैं जिसको नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन स्पेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सॉल्यूशन स्पेस। अगर ये एक सब स्पेस है तो इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन स्पेस। इसी को कर्नल टी कहा जाता है। अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी या डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, इसी को हम लोग कहते हैं नलिटी ऑफ ए या नलिटी ऑफ टी। और नलिटी ऑफ टी कैसे होता है? रैंक ऑफ ए प्लस, रैंक नलिटी थ्योरम क्या है? रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां से नलिटी ऑफ ए निकल के आ जाती है n माइनस रैंक ऑफ। कि अगर आपको सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन निकालना है तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स में से कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। हम जब डायमेंशन डिस्कस करते हैं, यहां से आपको क्या पता चल गया कि नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए। डायमेंशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। क्या कैलकुलेट करते हैं? कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है। तो अभी हम लोग ने, याद होगा, गेट में क्वेश्चन सॉल्व किया था, W1 दिया था, W2 दिया था। उसकी डायमेंशन हमने कैसे कैलकुलेट की थी कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे। नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि कितने अननोन यूज कर रहा हूं मैं, x1 x2 से कितने अननोन यूज कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं। उसके बाद रैंक मतलब क्या हो रहा है? मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, और रोज को ax इज इक्वल टू b में हम क्या कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस।
तो ये मेरे पास होता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। चीजें आपको समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन स्पेस के अंदर जो हम नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स निकालते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन यानी कि कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है वो निकाला कैसे जाता है, तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है माइनस कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये आपको रिलेशन पता चल गया। हम सब स्पेस में चले गए, हम उसके अलावा नलिटी वगैरह में यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए, और यहां पे भी हो गए। आगे चल के जब आइगन वेक्टर में आओगे तो आपको और चीजें पता चलती है। आइगन स्पेस, वहां पे भी हम यही चीजें करते हैं। आइगन स्पेस में भी जो रहता है वो भी नलिटी ही होता है। ठीक है, तो वो हम जब आइगन वैल्यू पढ़ेंगे तो वहां पे इसको लिंक कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, तो इसका मतलब अगर एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, उसका सॉल्यूशन क्या फॉर्म करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है। उसकी डायमेंशन क्या होती है, जो नलिटी की डायमेंशन होगी, जो कर्नलिटी की डायमेंशन होगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या फिर रैंक ऑफ ए को माइनस कर दो। ठीक है, अब एक बात क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये चीजें हम इसमें नहीं कर सकते, नॉन होमोजीनियस में नहीं कर सकते, तो नहीं होता। नॉन होमोजीनियस में ये चीजें नहीं होती कि अगर ax1 इज इक्वल टू b1 ये अगर एक सॉल्यूशन है, ax2 ये अगर एक सॉल्यूशन है, तो क्या x1 प्लस x2 या फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा, तो ये चीजें नहीं होती क्योंकि ये एक सब स्पेस फॉर्म नहीं करता। ये चीजें तभी होती है जब b 0 हो जाए। कुछ ऐसा है जब ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। हाँ, इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्या कहा मैंने, x1 x2 का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब ax1 प्लस bx2 a प्लस b इज इक्वल टू 1। ए बी वैसे 0 1 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। इसी को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे। ax1 प्लस b को मैं कैसे ले सकता हूं, 1 माइनस ax2 इज इक्वल टू, ये जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है कि अगर x1 सॉल्यूशन है x2 सॉल्यूशन है तो इनका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये भी एक सॉल्यूशन होता है। मतलब ये अगर सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, तो जो इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन यानी कि जो लाइन होगा वो भी सारे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो और अगर इन केस जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नॉन होमोजीनियस, आपको पता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन स्पेस का जो है वो सब स्पेस फॉर्म करता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में वो सब स्पेस फॉर्म नहीं करता, उसके पास जीरो वेक्टर नहीं होती। तो जीरो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक वेक्टर अलग से ऐड कर देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी सब उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, उससे उसका यूज करके हम लोग एक स्पेस जनरेट करते हैं और उसका सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होता है कि n में से माइनस कर दो आप रैंक ऑफ a और एक 1 ऐड कर दो। वो रीजन क्या होता है, वही आपको जीरो वेक्टर अलग से ऐड। तो आपको ये पता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर x1 एक सब स्पेस है या फिर w1 एक सब स्पेस है, w2 सब स्पेस है, तो इनका यूनियन सब स्पेस नहीं होता, बट हाँ ये जनरेट तो कर सकता है और ये जनरेट करता है w1 प्लस w2। ऐसे ही अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर सब स्पेस फॉर्म नहीं करते बट वो स्पैन तो कर सकते हैं, तो जिसे स्पैन करते हैं उसकी जो डायमेंशन होती है वो n माइनस रैंक ऑफ a प्लस 1 होता है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब इनके बीच में लिंक क्या है। एक होमोजीनियस दे के आपको नॉन होमोजीनियस के बारे में पूछे या नॉन होमोजीनियस दे के आपको होमोजीनियस के बारे में पूछे। जैसे मान लो अगर आपको एक दे दिया गया होमोजीनियस और आपको पूछेगा नॉन होमोजीनियस का बिहेवियर, इसके पास तो दो ही बिहेवियर होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन, एक काम करो पहले उल्टा ले लेते। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपको नॉन होमोजीनियस देके होमोजीनियस के बारे में पूछे, कितने केसेस आएंगे इसमें, 3 केसेस आएंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन
या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन? देखो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं, बाकी ये मान के चलो कि एग्रीमेंटेड के तो इक्वल है, और इसमें तो उसका एग्रीमेंटेड और ए ही इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान दो, अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आ गया तो ए एन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। नो सॉल्यूशन का ऑप्शन ऐसे भी नहीं है, तो मतलब इसके पास भी कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ए का रैंक एन के इक्वल आ गया तो इसका मतलब इसके पास नो सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इसके पास भी क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसके पास नो सॉल्यूशन है तब उस केस में इसके पास दोनों ऑप्शन आ जाते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन भी। तो अगर नॉन होमोजेनियस के पास इनफाइनेटली तो होमोजेनियस के पास इनफाइनेटली, नॉन होमोजेनियस के पास यूनिक तो होमोजेनियस के पास यूनिक। इसके पास नो सॉल्यूशन, उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं कह सकते, कांट से एनीथिंग। ठीक है ना। उल्टा अगर रिवर्स जाए तो अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तो इसके पास दोनों ऑप्शन, नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तब भी इसके पास दो ऑप्शन, इनफाइनेटली और नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके पास ये तो केस होता ही नहीं। तो अगर इसके पास यूनिक तो इसके पास यूनिक या नो सॉल्यूशन, अगर इसके पास इनफाइनेटली तो इसके पास इनफाइनेटली या नो सॉल्यूशन। मतलब चाहे इसके पास यूनिक हो या इनफाइनेटली हो, डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं कह सकते, जबकि इसमें कुछ दिया हो तो इसके बारे में डायरेक्ट बता सकते हैं। वो भी किस केस में? सिर्फ यूनिक और इनफाइनेटली, नो सॉल्यूशन के केस में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं और इसका ढंग से यूज करते हैं, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना ही इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए और इससे रिलेटेड आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए जो कि बहुत ही सिंपल थे। देखो, अब एक क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2013 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा उसका आंसर क्या है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की यही खासियत है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट, और ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में, सिंपल, अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से अगर क्लियर है, लेकिन जितने भी आते हैं वो सब क्लियर होने चाहिए, तो इसके क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगी इसके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन ये है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5/4। क्वेश्चन कब पूछा गया था? दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, ए एक मैट्रिक्स है 5/4 ऑर्डर का विथ रियल एंट्री। में सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको ईयर बता दिया है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, दिसंबर 2013 में पार्ट बी का एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 5/4, 5 है, 5/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्री, मतलब मैट्रिक्स के सारे एंट्री रियल्स होंगे, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब सीधे सीधे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि x जो है ये एक वेक्टर है, मतलब 4x1 ऑर्डर का एक वेक्टर है, 0 एक नल वेक्टर है, आपसे a का रैंक पूछ रहा है। अब बताओ कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन। ऑप्शन आपको 4, B 5, C 2 और D 1। देखा जाए तो जैसे आपको ये पता चल गया होमोजेनियस, माइंड में आना चाहिए नो सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। 0 वेक्टर तो इनफाइनिटली मेनी हट गया, इनफाइनिटली मेनी हट गया मतलब सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब सीधे सीधे बात कर रहा है इस मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत? हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? सीधे सीधे माइंड में आया कि नहीं? मैंने क्या कहा था कि बेसिक क्लियर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इजीली आप कर सकते हो जब तक कि वो कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा। हाँ, अगर कैलकुलेशन वाला आएगा, जैसे कि 2018 या 19 में पूछा था कंसिस्टेंट, वहां पे एक बड़ा वाला मैट्रिक्स थे कि B1 - B2 इस तरीके से पूछा, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस पे है। ठीक है,
तो ए का रैंक क्या आ जाएगा 4। सीधे सीधे आपको 0 कह रहा है, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ कॉलम, ए का रैंक 4। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2015। जून 2015 में क्या पूछा था, देखो इंफॉर्मेशन क्या कह दी है। ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाय n ऑफ रैंक n। ए का रैंक n के इक्वल है। क्या समझ में आया, n के इक्वल है मतलब दो चीजें माइंड में आ गई कि या तो यूनिक होगा नॉन होमोजेनियस के केस में, या तो यूनिक या तो नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या था, अगर होमोजीनियस है तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यूनिक सॉल्यूशन, और कोई बात नहीं। यूनिक सॉल्यूशन, ओनली जीरो सॉल्यूशन, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एनी बी। अब बताओ ये करेक्ट होगा। इसको करेक्ट होने के लिए इसका रैंक किसकी इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ रो। क्या m और n इक्वल है, कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नहीं, सिर्फ इतना दिया है कि ए का मैट्रिक्स m बाय n और ए का रैंक n। कह रहा है इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के पास हर एक बी के लिए होगा। ये तो तब होता जब वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल आता, बट ये तो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। यहां तो सिर्फ दो बात कर सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि एगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो ये चीजें हम नहीं कह सकते जब तक कि m के बारे में कुछ ना पता हो। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया सीधे सीधे। सेकेंड कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, इसके बारे में सब पता है मुझे, क्या कि n के इक्वल आ गया, नो सॉल्यूशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधे सीधे एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कह रहा है डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, कुछ भी ना दिया हो ना तब भी ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दिया हो तब भी ये स्टेटमेंट तो सीधे इनकरेक्ट कर दो, क्योंकि इसके पास तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होता है, और ये कह रहा है कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कह रहा है कि कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन, सीधे सीधे ब्लेम कर रहा है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, जबकि ये कतई करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन। मान लो सॉल्यूशन है, मैंने क्या कहा, रैंक ए है, दो चीजें माइंड में आती है नॉन होमोजेनियस के लिए कि यूनिक होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। अब ये कह रहे नहीं, नहीं है सॉल्यूशन, मतलब जो मेरे माइंड में आया था नो सॉल्यूशन को हटा दिया, सीधे सीधे बात है यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ये कह रहा है कि अगर हो गया तो इसके पास यूनिक होंगे, सही बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सही कह रहा है कि इसके पास अगर सॉल्यूशन है, ए का रैंक एन के इक्वल है, तो नो सॉल्यूशन हट गया तो सीधे सीधे यूनिक ही बचता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पार्ट बी का क्वेश्चन है आपका सी ऑप्शन। कुछ भी इसमें ज्यादा ना काउंटर एग्जांपल लेना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही यूज कर रहे हैं हम लोग। डी ऑप्शन देखो, ये कह रहा है वाई डस ए इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस, यूनिक सॉल्यूशन है, वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब क्या रहा है देखो, जैसे माइंड में आएंगे जितने पॉसिबिलिटी आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, वाई डस ए इज इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो वाई। नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि होमोजीनियस है, रैंक ए एन के इक्वल है, इनफाइनेटली हो नहीं सकता। यूनिक के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है 0। ये कह रहा है नॉन जीरो, सीधे सीधे हटा दो, सिर्फ बीसी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस को करना है। आप देखो, एक क्वेश्चन था 2011 दिसंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है 5 by 4 ऑर्डर का, नंबर ऑफ कॉलम 4, नंबर ऑफ रो 5। ठीक है, और कुछ नहीं, विथ रियल एंट्री है सच दैट स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। एक लीनियर सिस्टम दिया है 1 2 3 4 5, मतलब ये अपना B हो गया, ये अपना X है और ये अपना A, कोई दिक्कत नहीं। इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कह रहा है कि स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन, इसके स्पेस मतलब जितने सॉल्यूशन है वो इस तरीके से दिए 1 + 2s 2 + 3s 3 + 4s और 4 + 5s। ठीक, ये दिया। अब कह रहा है इस मैट्रिक्स का रैंक बता दो, कोई दिक्कत। ठीक है, ध्यान दो।
अब ये देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 5/4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, n इज इक्वल टू 4। अगर देखो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो हम लोग क्या निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ, तो इसके सॉल्यूशन स्पेस का पूछा गया, एक्चुअली में रैंक पूछा है ना। तो द स्पेस बी द रियल इट इज सच दैट द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, ऑल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, मतलब ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है ना, ठीक है। चलो ऑफ द लीनियर सिस्टम, नॉन होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन स्पेस तो बनाएगा ही। वन टू थ्री फोर एम डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एम। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब इसके सॉल्यूशन स्पेस की बात कर रहा है। अगर सॉल्यूशन स्पेस की बात कर रहा है इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस की बात नहीं कर रहा है, ये सिंपल किसकी बात कर रहा है, इसके होमोजीनियस पार्ट की, मतलब ए एक्स ट्रांसपोज 0 की बात कर रहा है। क्योंकि नॉन होमोजीनियस का तो हमने देखा था कि जो नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है वो जनरेट करता है एक सब स्पेस को जिसका डायमेंशन कितना होता है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस जनरेटेड बाय सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, वो आता है हमारे पास n माइनस रैंक ऑफ a प्लस 1। बट यहां पे ये सॉल्यूशन स्पेस की बात कर रहा है इसके, तो मतलब ये होमोजीनियस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके जो नलिटी आएगी वो ये है। अब एक बात है, इसका डायमेंशन कितना है, कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे, इसका अगर मैं बेसिस बनाऊं तो 1 और s ये इसका बेसिस होगा, मतलब इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 माइनस रैंक ऑफ a, तो यानी कि जो a का रैंक आ जाएगा वो 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 है। और ऑप्शन में क्या दिया है, ए ऑप्शन 4, सेकंड थर्ड 2 और फोर्थ 1, तो आपका सी 3 ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक आपको मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स देके, मैट्रिक्स की एंट्री है 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा, ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको कॉलम वेक्टर जो नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट है वो दिया है 1 3 और अल्फा नहीं बीटा होगा। ठीक है, अब कह रहा है इसके पास सिस्टम ax इज इक्वल टू बी के पास ओवर द रियल नंबर, मतलब जो भी एंट्री है वो सब रियल नंबर पे होंगे। पहला कह रहा है कि नो सॉल्यूशन होगा जब भी b की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 7 आएगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा जब अल्फा नॉट इज इक्वल टू 2 होगा। सी में कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे जब अल्फा की वैल्यू 2 होगी और बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 7 होगा। डी कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू 2 होगा। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करके ध्यान दो। एक बात बताओ, मैं जब ए एक्स इज इक्वल टू बी बना रहा हूं, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब मैं इसका रो एक्लोन फॉर्म बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से कहूंगा कि ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो यहां पे जो ये वाला, ये होमोजीनियस पार्ट है, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट, तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला केस भी नॉन जीरो होना चाहिए, ये वाला केस भी नॉन, या फिर सिर्फ ये नॉन जीरो हो जाए, इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला पार्ट अगर नॉन जीरो आ गया ना तो इसका रैंक इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे ये नॉन जीरो आ गया तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन तो हो जाएगा। सेकेंड, अगर मैं ये कहूं कि इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, उस केस में तो ये दोनों जीरो होने चाहिए, मतलब अल्फा और बीटा पे जो भी कंडीशन आएगी वो इक्वालिटी की आएगी, न कि इनइक्वालिटी। तो जहां पे भी इनफाइनाइट में इनइक्वालिटी बोले सीधे सीधे उसको रॉन्ग कर दो, क्योंकि इनफाइनाइट के केस में यहां पे नॉट इक्वल वाला तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, इसको तो जीरो ही होना पड़ेगा, तभी तो उसका रैंक लेस देन 3 होगा। तो ये भी पार्ट जीरो होना चाहिए, और अगर मान लो ये पार्ट नॉन जीरो आ गया तो उस केस में क्या होगा,
वो नॉन जीरो सॉल्यूशन चले जाएगा। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बचा सिर्फ आपका ए और डी ऑप्शन। एक बात बताओ, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहां पे कब से आने लगा? नो जीरो का कॉन्सेप्ट अगर ये नॉन जीरो आ गया तो इससे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। मतलब यूनिक सॉल्यूशन कि ये वाला अगर सपोज आपका नॉन जीरो आ गया तो आपका ये हो जाएगा, ये ऑप्शन देखो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो गया। बाकी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया आपको किस तरीके से किया। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने एक एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया 1 -1 1 1 1 1 1 3 2 3 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। मैंने इसको इससे माइनस कर दिया तो 1 -1 1 1 1 -1 0 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 1 -1 0 3 -1 यानी कि 2। ठीक है, 2 -2 0 3 -2 1 अल्फा -2 अल्फा -2 बीटा -2। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिर्फ मैं इसी को नॉन जीरो ले लूं, इसकी रैंक किसकी इक्वल आ जाएगी 3, मतलब यूनिक सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन, वो डिपेंड किस पे करेगा। अच्छा बताओ, ये नॉन जीरो आ गया तो इस एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ये, अब ये चाहे जीरो हो या नॉन जीरो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका रैंक तो 3 ही आएगा। एगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3, इसका भी रैंक 3, तो सिर्फ इतने ही भर से यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी। सेकंड थर्ड आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तब तो ये जीरो आएंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और ये सीधे सीधे दोनों रो में इसके पीओट आ गए, रैंक इसका लेस देन 3 आ गया, मतलब इनफाइनिटी मेरी सॉल्यूशन होगा। कब? जब दोनों, बट वहां पे इनइक्वालिटी दिया था तो सेकंड थर्ड आपके, सॉरी उसमें नॉट इक्वल टू दिया था तो सेकंड थर्ड तो वैसे एलिमिनेट हो गए, तो आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिक यूज करके भी, अगर आपके पास कम टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जून 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में लीनियर सिस्टम नहीं है, बट लॉजिक तो यही यूज होगा, ध्यान दो। अब ऐसे क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या था, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। अब की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, जस्ट एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कैसा, ध्यान दो, 1 × x प्लस 2 × x² प्लस 3 × xy प्लस 0 × y इज इक्वल टू 6, 2 × x प्लस 1 × x² प्लस 3 × xy प्लस 1 × y इज इक्वल टू 5, 1 × x माइनस 1 × x² प्लस 0 xy प्लस 1 × y इज इक्वल टू 7। ठीक, ये आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहा है इसके पास रैशनल सॉल्यूशन होंगे, कह रहा है इसके पास सॉल्यूशन होंगे रियल नंबर में, कह रहा है इसके पास सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और एक कह रहा है नो सॉल्यूशन। पहली बात तो पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, और अगर पता भी चल गया तो रैशनल निकाले, नो सॉल्यूशन निकाले, कॉम्प्लेक्स, ये कैसे पता चलेगा। अब थोड़ा ध्यान दो, इतना तो पता है ना कि अगर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन अगर होगा तो इसका जाहिर सी बात है, अगर ये इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट पे कोई है तो ये सारे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट में होने चाहिए, क्योंकि ए और एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक तो सेम होना चाहिए। पहली चीज तो ये, तो कुछ दिख रहा होगा, अगर ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, अगर ये पूरे x को हटा के मैं देखूं कोएफिशिएंट को, तो ये दिख रहा है कि 2 में से अगर 1 माइनस करूं तो 1 आ रहा है, 1 में से -2 करूं तो -1 आ रहा है, 3 में से 3 करूं तो 0 आ रहा है, 1 में से 1 करूं 0। सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो 5 - 6 क्या आना चाहिए, तो -1। अगर -1 होता तब हम लोग सोचते हैं कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, बट ये तो -1 नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे नो सॉल्यूशन आ गया। तो अब झंझट खत्म हो गया कि रैशनल कैसे होगा, रियल कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पता नहीं, तो बट इतना तो पता है कि नो सॉल्यूशन है, तो ये सब दिक्कत ही खत्म हो गई। तो कभी कभी इस तरीके का लॉजिक भी आपको यूज करना होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन था जून 2014 में, पार्ट सी का क्वेश्चन है कि एक होमोजीनियस सिस्टम आपको दिया है। कब का क्वेश्चन है ये, जून 2014 में, पार्ट सी का क्वेश्चन है।
ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए का ऑर्डर m बाय n स्टैंडर्ड और ये n क्रॉस 1 और ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा किसी भी कंडीशन में। कह रहा है इसके पास सॉल्यूशन होगा। ये चीजें तो हर केस में सही कह रहा है, कुछ भी हो जाए इसके पास सॉल्यूशन तो हर केस में होगा, क्योंकि क्या है, ये होमोजीनियस है और होमोजीनियस हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। बी कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा रुको, एक कंडीशन और दी है इसमें, m बाय n भी दिया है और कह रहा है कि n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, इसमें n क्रॉस m भी दिया है। एक बात बताओ, n क्या है मेरे पास, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स दिया है। रुको, a कंसिडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर a इज अ m बाय n मैट्रिक्स रियल विथ मैट्रिक्स n ग्रेटर देन m। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ कॉलम m से ग्रेटर आ जाए, तो एक बात बताओ, इसका मतलब इसका मैट्रिक्स का रैंक अब n से कम ही होगा, तो मतलब इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन ही है। सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, कि इसके पास नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज अ नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, कि कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी क्या कह रहा है कि इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। हाँ, इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि n ग्रेटर देन m है, तो मतलब रैंक तो m से छोटा होगा, तो m के इक्वल होगा, मतलब n हो ही नहीं सकता, यूनिक सॉल्यूशन हट गया, सिर्फ इनफाइनाइटली यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कि इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, तो सही बात है, इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, सी ऑप्शन भी करेक्ट। डी कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n-1, तो ये भी एकदम करेक्ट है। कह रहा है n-m, इसके पास जो डायमेंशन होगी स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इज एटलीस्ट n-1, तो जाहिर सी बात है कम से कम तो होगा। n नंबर ऑफ रो, m क्या है इसके पास, m क्या होता है रैंक, और इसकी रैंक कम से कम कितनी होगी, m तो होगी, तो एटलीस्ट n-1 m आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान, एक क्वेश्चन था जून 2018 में। क्वेश्चन ये था कि A आपको एक मैट्रिक्स दिया है 5 by 5, मतलब यहां पे m और n का झंझट खत्म है। ठीक है, कह रहा है कि इस होमोजीनियस सिस्टम के पास एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन स्पेस एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन स्पेस डायमेंशन। ठीक है, कह रहा है जो डायमेंशन है ए एक्स इज इक्वल टू 0 का, वो कम से कम 2 है, एटलीस्ट 2। कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि जो डायमेंशन है, सॉल्यूशन स्पेस के डायमेंशन को हमने क्या पढ़ा था कि नलिटी की बात कर रहा है, कि एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 से ज्यादा ही होगा। नलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 5 में से माइनस कर दूंगा रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन 2। रैंक ऑफ ए को ये साइड उठा के लेके आऊंगा तो 5 माइनस 2 रैंक ऑफ ए, तो यानी कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमें ये चीजें पता है कि जितना हम मैट्रिक्स के पावर बढ़ाएंगे उसकी रैंक या तो इक्वल या तो कम होगी, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर तो हमेशा लेस देन आ जाएगा रैंक ऑफ ए, और ये लेस देन 3 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। सॉरी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का जो रैंक है वो आपका लेस देन 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा। ऑप्शन है पहला, हमारे पास क्या आ गया कि ए स्क्वायर का रैंक लेस देन 3 आ गया और रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, ये हमें मिल गया। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन 3, करेक्ट ऑप्शन है। बी कह रहा है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन 3, इनकरेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है ए स्क्वायर सॉरी
ए स्क्वायर 3 के इक्वल आएगा, तो 3 के इक्वल नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना है 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, इसका रैंक ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 3। अब जब ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है 5 कभी हो नहीं सकता, मतलब कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2018 या 19 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था। अब देखो, इसमें कह रहा है एक मैट्रिक्स है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको काफी टाइम लगा होगा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम, क्वेश्चन तो काफी इजी है बट थोड़ा टाइम लगता है। एक मैट्रिक्स दिया था अच्छा खासा 0 2 2 0 3। एक काम करता हूं, इसको बता नहीं रहा हूं। ये पूरी एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 6 बाय कितना होगा, रो इसके पास 4 दिया है, 4 बाय 6 ऑर्डर का। ठीक है, और आपको एक वेक्टर दे दिया है। ये इसमें कितने वेक्टर्स आते हैं जितने इसके पास रोज होंगे, 5 1 1 4। ठीक है, ये इतना आपको देके एक B2 भी दिया है। ठीक है, 5 1 3 3। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया 4 बाय 6, B1 और B2 एक वेक्टर दे दिया। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बोथ द सिस्टम, मतलब m of x इज इक्वल टू B1 या m of x इज इक्वल टू B2, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब आपको करना क्या है, इनकंसिस्टेंट के लिए इसमें इसको ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, और A का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकाल दो रो रेडियस एक्लोन फॉर्म का यूज करके। अगर दोनों इक्वल आ गए तो कंसिस्टेंट, अगर इक्वल नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। ऐसे बी ऑप्शन में कह रहा है दोनों कंसिस्टेंट हो गए। अब दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, तुक्का भी मारना है तो दोनों में मत मार देना, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। सेकेंड में दोनों का डिफरेंस ले लिया, मतलब एक और डिफाइन कर दिया B1 माइनस B2। अब ये कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, मतलब सी और डी में से फिर से एक करेक्ट होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो चारों में से दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या तो दो में से एक ही करेक्ट होगा, ये दो में से। करना क्या है, सिर्फ रो एक्लोन फॉर्म यूज करना है और देखना है कि ए और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। ये क्वेश्चन था जिसमें आपको टाइम लग सकता था, अगर ध्यान से करोगे तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, बट श्योरिटी ये होगी कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल क्लियर होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो आपको लास्ट ईयर दिया था। अब ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपने सारे क्वेश्चन क्लियर किए तो कितना भी हार्ड बनाए इतना हार्ड नहीं हो जाएगा कि आपसे आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़े रियल के क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो जो भी 20-25 मिनट्स है डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप एग्जाम में इजिली कर सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कह रहा है ए एक n बाय n मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें n स्क्वायर मैट्रिक्स से फायदा ये हो जाता है कि आपके n और m का दिक्कत खत्म हो जाता है। ठीक है, कि n बाय n रियल मैट्रिक्स है, मतलब सारे एंटी रियल होंगे। वही चीज है b आपका n बाय 1 वेक्टर है। सपोज नो सॉल्यूशन, वाह क्या बात है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है n बाय n, ए एक्स इज इक्वल टू बी, नो सॉल्यूशन। मतलब सीधी सी बात है कि मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल तो हो सकता है, बट उसके एगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान दो, ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ट्रू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए देखो, अब इसमें हम लोग क्या करें, पहले देखते हैं थ्योरी यूज हो रहा है या नहीं। इससे माइंड में क्या आ गया कि ए और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये पता चल गई। अब ध्यान दो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n बाय 1 वेक्टर, देयर एग्जिस्ट n बाय 1 वेक्टर c सच दैट कि ax इज इक्वल टू c हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये अगर n बाय m अगर इक्वल नहीं होता ना, शायद ट्रू भी हो जाता। n और n इक्वल होने की वजह से ट्रू नहीं होगा। ध्यान दो क्यों नहीं होगा, ध्यान दो। इतना बड़ा मतलब 2 बाय 2 का लेते हैं। नो सॉल्यूशन बनाना है, नो सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब
इन दोनों का आपस में लीनियरली डिपेंडेंट बना दो, बट इसे लीनियरली डिपेंडेंट मत बनाओ। मतलब 2 4 4 6, बट यहां पे सपोज मैंने यहां पे 3 यूज किया है तो यहां पे 6 आना चाहिए, तो यहां पे 5 ले लो। इससे होगा क्या, ये अगर करूंगा तो ये 0 आएगा, ये नॉन जीरो, तो ये नो सॉल्यूशन है। अब कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n by 1 वेक्टर सच दैट, कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एक बात बताओ, ये इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट में है, क्या ऐसा इसको चेंज कर दूं मैं, क्या इसको चेंज करके इसका यूनिक सॉल्यूशन बना सकता हूं मैं? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसकी रैंक तो कम आ ही जाएगी। नो सॉल्यूशन तो तभी होगा ना जब इसका रैंक इससे कम आ जाएगा। इसका रैंक का मतलब इसको तो 0 बनाना ही पड़ेगा। एक बार इसका रैंक इससे कम आ गया और कोई चारा नहीं है कि मैं इसको नो सॉल्यूशन बना दूं, मुझे इसको 0 ही बनाना पड़ेगा। 0 बनाना मतलब इसका रैंक n के इक्वल नहीं आ सकता, तो यूनिक सॉल्यूशन, इसको चेंज करने से यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बनने वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है बी जिससे कि आप उसको यूनिक सॉल्यूशन बना सको, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। तो देखो ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके के अगर आपको बेसिक पता है तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ था। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स सी सच दैट, इसके पास नो सॉल्यूशन आएगा। अच्छा, ऐसे सी आएंगे, नो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, नो सॉल्यूशन तो दिया ही है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 4 3 6, और क्या लिए थे हम लोग यहाँ पे 4 का डबल 8 और इसका डबल 6 आना चाहिए, वहां पे क्या दिए थे हम लोग। चलो ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब यहां पे सिर्फ 6 मत लो, 5 ले लो। सपोज ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एक बात बताओ, यहां पे मैं 8 ले लूं तब भी नो सॉल्यूशन, यहां पे मैं 7 ले लूं तब भी नो सॉल्यूशन, मैं यहां पे वो अल्फा ले लूं जो 6 नहीं आएगा। मैं ऐसे कर सकता हूं, R में से 6 को माइनस कर दूं, पूरे रियल में से 6 को माइनस कर दो, कोई भी पुट करो, हर केस में नो सॉल्यूशन। कितने है ये? इनफाइनेटली मेरे सॉल्यूशन। यही कह रहा है कि ऐसा इनफाइनेटली सी मिल जाएगा जिसके लिए इसके पास नो सॉल्यूशन हो। करेक्ट है ये, सिर्फ 6 को छोड़ के कोई भी। तो इस टाइप के एग्जांपल में जिसके वजह से इसको दिक्कत आ रही थी कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में था बट ये नहीं था, ऐसे आप 3x3 के लिए ले सकते हो, 4x4 के लिए ले सकते हो। अपने को एलिमिनेट करना है, इसके लिए इस तरीके का। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स सी मिल जाएंगे जिसके लिए इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड कह रहा है कि y इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ a, देन ax इज इक्वल टू y हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3, इसका डबल 4, इसका डबल 6, यहां पे 4, इसका डबल 8 को छोड़ के कोई भी नंबर, नो सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि अगर इसके पास नो सॉल्यूशन है तो आप क्या करो, इसको हटाओ, इसके फर्स्ट कॉलम को यहां पे रख दो और कह रहा है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। y इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ a, देन ax इज इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन। अब एक बात हो, ये भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन में था, अगर इसी को उठा के मैं इसी में रख दूं तब भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे। तो अब ये इसका 0, ये भी 0, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, न कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसमें कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। काउंटर एग्जांपल, एलिमिनेट। लास्ट में कह रहा है a का डिटरमिनेंट 0 आएगा, जाहिर सी बात है नो सॉल्यूशन है। नहीं, लास्ट वाला भी कैसे प्रूव आएगा? ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया था, नो सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक कॉलम वेक्टर है, सॉरी ये एक रो है, ये एक रो है, इसको 0 बनाना है बट इसको नॉन 0 बनाना है। तो अब इसको जब मैं 0 बना ही रहा हूं तो उसका डिटरमिनेंट तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें वैसे ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से बोला तो एक ही चीजें आएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे होमोजीनियस, सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा होगा जिसमें आपको दिक्कत आई होगी या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज हो गया होगा। तो जितना बेसिक मैंने बताया उतना ही अगर आप करके जाते हो तो होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन के या नॉन होमोजीनियस सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर इन केस इससे कुछ अलग आता है तो मान के चलो फिर कोई उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी से रिलेटेड आते हैं तो एक ही चीज है कि आप कोई मिस्टेक करोगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ठीक है,
तो 15 मिनट बचा है, तो एक काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम रियल के डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आज का ये वीडियो एंड करते हैं। काउंटेबिलिटी से रिलेटेड जनरली आपको हर साल क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी ईयर में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, वरना हर साल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। मैं लास्ट ईयर देखो, पिछले बार आपको 2021 की बात बता देता हूं। 21 में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन बाइजेक्शन विद द आर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, देखो मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं कि ये 10 दिन अगर आप कर दोगे तो इनमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन को आप टाइम दे सको। तो ये जो 10 दिन में आप पढ़ोगे, इन क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हो, जिससे कि इसमें आपकी एक्यूरेसी मान के चलो कि 99% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। रेयर ही एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते हो तो ये जो टॉपिक मैं आपको 10 दिन कराऊंगा, इसमें श्योर आपके सारे क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा सेट आर इन अ बाइजेक्शन विद आर। बाइजेक्शन का मतलब 1:1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए। किसके साथ? आर के साथ। आर का पोटेंशियल कितना होता है? सी, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? सी, या उसका कार्डिनल नंबर कितना होता है? सी। किसके साथ? सेट ऑफ ऑल मैप, जितने भी मैप बनेंगे 0 1 से लेके नेचुरल नंबर। मैप कितने नंबर ऑफ मैप बनते हैं, कैसे निकालते हैं? को डोमेन के ऊपर पावर लगा दो डोमेन की कार्डिनलिटी का। को डोमेन की कार्डिनलिटी टू द रेस टू डोमेन की कार्डिनलिटी, मतलब 0 1, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? अलिफ नॉट, इसके ऊपर पावर लगा दूंगा 2, तो ये अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट आ गया। दो काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होता है, तो मतलब इसकी कार्डिनलिटी तो अलिफ नॉट है। पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड कह रहा है सारे मैप n से लेके 0 1 तक, इसकी कार्डिनलिटी 2, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, और ये किसकी कार्डिनलिटी है? वो सारे सेट जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो, उनके पावर सेट की कार्डिनलिटी। क्योंकि पावर सेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं? अगर a की कार्डिनलिटी a की कार्डिनलिटी n है, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी होती है 2n, चाहे ये फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट, और इन दोनों की कार्डिनलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। तो ये अलिफ नॉट 2 अलिफ नॉट। नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी और उसके पावर सेट के कार्डिनलिटी के बीच में कोई दूसरा रैंक नहीं होता, और 2 अलिफ नॉट सीधे सीधे किसके रैंक हो जाती है? रियल नंबर, यानी कि सी की इक्वल। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये आर के इक्विवेलेंट है। थर्ड कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन, वही बात है, एन के सारे सबसेट कितने हो जाएंगे? उसके पावर सेट की बात कर रहा है, तो 2 अलिफ नॉट यानी कि सी। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ आर, आर की खुद ही कार्डिनलिटी सी है, उससे बड़ी कार्डिनलिटी पावर सेट की कार्डिनलिटी, तो सीधे सीधे आर की कार्डिनलिटी और उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। इसके कार्डिनलिटी अगर सी है तो इसकी कार्डिनलिटी 2 आएगी, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो सेकेंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 4.75 मार्क्स में मिले तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। काउंटेबिलिटी का 1 मार्क्स भी आपका नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि काउंटेबिलिटी का कितना भी लेवल बढ़ा दे, उसके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाए, ऐसा तभी होगा जब आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं, वरना काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन कभी नहीं छूटता। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप खुद ढूंढो कि ऐसे क्वेश्चन कहां है। जैसे ग्रुप थ्योरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कम से कम 50 प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, 50 डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट फॉर्मूले, कि वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को 50 बहुत ढूंढो कि ऐसे क्वेश्चन कहां है। नंबर थ्योरी के क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को ढूंढो, क्योंकि कम टाइम में आपके हो जाएंगे। आइगन वैल्यू से रिलेटेड, डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड, जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म से रिलेटेड, ट्रेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढो कहां है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देके उसके बारे में स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो। क्वेश्चन देख के मत करो, जो हमको आता है वो क्वेश्चन पहले ढूंढो। स्टार्टिंग के 1 आवर में वो क्वेश्चन ढूंढो जो आपको पता है।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिप्टिकल वाला, कॉची थ्योरम वाला, लैग्रेंज से सॉल्व करते वो ढूंढो उन क्वेश्चन को कहां पे है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर रेगुलर पॉइंट, वैसे तो इसमें पूछते नहीं है, स्टर्म लिवली वाले ढूंढो, ठीक है। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर का कुछ दिया उसको ढूंढो। सीओवी में क्वेश्चन ढूंढो कि जो सीधे सीधे आपका आइलर इक्वेशन से आ रहा है। इंटीग्रल इक्वेशन में अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है वोल्टेरा या फ्रेडहोल में, उन क्वेश्चन को ढूंढो। सिंपल सॉल्यूशन वाले ढूंढो। किसी भी रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर रहा है, उन क्वेश्चन को ढूंढो। और क्या ढूंढ सकते हो, रियल एनालिसिस में सीधे सीधे आपको कोई फंक्शन देख के बाउंडेड वेरिएशन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो। सीधे सीधे आपको कॉन्टिन्यूटी पूछ रही है किसी पॉइंट पे, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो। रीमान इंटीग्रेशन पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस को ढूंढो। सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्जेंट पूछ रहा है, नॉन कन्वर्जेंट पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो। लिमिट पूछ रहा है, दूर भागो। लिमिट विमिट मत निकालना। लिमिट अगर क्वेश्चन है उसको भूल जाओ, आखिरी में टाइम मिलेगा करना। कितना भी इजी क्वेश्चन हो, लिमिट के क्वेश्चन को कभी हाथ मत लगाना। सीक्वेंस का लिमिट है तो ठीक है, सीरीज के लिमिट को कभी हाथ मत लगाना, ठीक है। सीक्वेंस में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब तो सुप्रीमम इन्फीमम आ गया, ढूंढो सुप्रीमम इन्फीमम के क्वेश्चन कहां है। लिमिट सुपेरियर के क्वेश्चन को ढूंढो, लिमिट इन्फीरियर के क्वेश्चन को ढूंढो, काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस को ढूंढो, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस को ढूंढो। 15 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिबलिस थ्योरम, कॉची थ्योरम, रूसी थ्योरम, स्क्वार्ट्ज लेमा, एनालिटिक फंक्शन में सीआर इक्वेशन, रेसिड्यू, सिंगुलैरिटी, इसके अलावा आपका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, पिकार्ड्स थ्योरम, सब ढूंढो कहां पे और उनके क्वेश्चन उठा लो। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में सीधे स्टेटमेंट की, सर्कल किस पे जाता है, ये सब किस पे जाता है, ठीक है, लाइन किस पे जाएगी। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड दिया है तो ये सब क्वेश्चन को ढूंढो। लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स दिया है, किस टाइप का मैट्रिक्स है, आपके डोमेन में है, नीलपोटेंट है, आपको आइडम पोटेंट मैट्रिक्स दिया है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दिया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है, या फिर नॉर्मल मैट्रिक्स दिया है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स से उनकी प्रॉपर्टी रिकॉल करके फटाफट उन क्वेश्चन को निपटाओ। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के क्वेश्चन उनको निपटाओ। तो जो जो अपने को अच्छे से पता है उन क्वेश्चंस को ढूंढो। अगर किसी स्टूडेंट ने मार्को चेन के क्वेश्चंस को अच्छे किया है तो उन क्वेश्चंस को ढूंढो। एलपीपी आपने 12th स्टैंडर्ड वाला, ज्यादा वाला कभी मत करना जो ज्यादा हार्ड हो कैलकुलेशन। सिंपल लीनियर वाले हैं उनके सॉल्यूशन को अगर ढूंढो कि अगर है तो एलपीपी के क्वेश्चंस को करो। मैकेनिक्स के 2-4 फॉर्मूले याद कर लो। पहले सुनो, क्या करो, मैकेनिक्स के ज्यादा नहीं, 3-4 फॉर्मूले वो याद कर लो और एग्जाम में जाने को ढूंढो उनको कहां पे है। अगर है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन है, बट अगर वो करके जा रहे हो, सिंपल करके जाना, डिटेल में नहीं जाना। 3-4 फॉर्मूले याद कर लो और उन क्वेश्चन को ढूंढो। वो फॉर्मूले याद करो जो कभी पूछेगा एग्जाम में। जैसे कि अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो उन क्वेश्चन को ढूंढो कि क्या जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन एग्जाम में है। अगर वो है तो उन क्वेश्चन को करके सॉल्व करो, ठीक है। डीएल में तो बहुत सारे टॉपिक है, चाहे मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे। तो ढूंढो जो आपको पता है वो क्वेश्चन ढूंढो। मल्टी वेरिएबल के क्वेश्चन ढूंढो जिसमें आपको कॉन्टिन्यूअस पूछे, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे, आपको डिफरेंशिएबिलिटी पूछे, आपको लिमिट पूछ रहा है, आपको मैट्रिक्स जैकोबियन मैट्रिक्स पूछ रहा है, उसके डिटर्मिनेंट में पूछ रहा है, उसके बाद उसमें 1 1 2 क्या पूछ रहा है, वो सब क्वेश्चन। काउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की इतने अच्छे से तुम लोग कर लेते हो कि उसका कहां पे आपको कॉम्पैक्ट पूछ रहा है, ओपन पूछ रहा है, क्लोज सेट पूछ रहा है, लिमिट पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपको कनेक्टेड पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जो आपको पता है अगर उन क्वेश्चंस को पहले ढूंढो, एक बार वो आपके डोमेन के क्वेश्चन हो गए, इससे आपका टाइम बहुत बचता है। सबसे बेनिफिट क्या होता है कि आपके स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपको ये डिसाइड कर लेते हो कि कितने स्कोर आपके बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास 90 मिनट से आराम से करो, ठीक है। पार्ट ए में चले जाओ, उन 5 से 7 क्वेश्चन को ढूंढो जो बहुत सिंपल हो। समझ में आ रहा है? पार्ट ए को छोड़ो मत, 5-7 क्वेश्चन ऐसे ढूंढो जो बहुत सिंपल हो और उसमें आपकी पूरी एक्यूरेसी हो, मतलब रॉन्ग होने के चांसेस ना हो, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स है। अब फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो आपको नहीं पता है, यहां वो क्वेश्चन जो आपको इजीली पता है। मैं कह रहा हूं 90 मिनट्स में अगर आपने अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते थे कर लिए, यहां पे आओ 5 से 7 क्वेश्चन कर लो,
फिर यहाँ पे आओ, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, जो भी तुक्का लगाना है, 2-4 क्वेश्चन है, 2 में आपको डाउट है, तो फिर उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के 90 मिनट्स या फिर स्टार्टिंग के 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे आपने हार्ड क्वेश्चन ले लिया और आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपको बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे अच्छा स्टार्टिंग के 90 मिनट्स या 2 आवर्स में उन क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करो जो आपने किए होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ टॉपिक है, तो वो 10 दिन में आपको मैं वो टॉपिक ही बताऊंगा जो उन क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर इसमें भी आप रॉन्ग कर रहे हो या फिर ऐसे क्वेश्चन को आपने नहीं देखा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि पहले रियल होगा फिर लीनियर अलजेब्रा होगा, ऐसा नहीं होता। रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। चलो 2019 में देखते हैं इसका क्वेश्चन आया था क्या। देखो 2020 में भी आया था 4.75 मार्क्स के लिए, और 2019 में क्वेश्चन आया था ये 3 मार्क्स के लिए। पार्ट बी में क्वेश्चन क्या था, देखो कह रहा है कौन सा सेट काउंटेबल होगा। ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू, इसकी डायमेंशन अलिफ नॉट, इसके ऊपर पावर अलिफ नॉट, चाहे अलिफ नॉट ये किसके बीच में आएगा, 2 रेज़ टू अलिफ नॉट लेस देन 3 रेज़ टू अलिफ नॉट, ये सबकी कोऑर्डिनेट 2 रेज़ टू अलिफ नॉट यानी कि सी ही होती है। तो सीधे सीधे ये ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया। सेकेंड ऑप्शन आपका था सेट ऑफ ऑल फंक्शन क्यू से लेके 0-1 तक 2 रेज़ टू अलिफ नॉट, ये भी ऑप्शन हट गया। जितना जल्दी कर सकते हो, वैसे तो करने की जरूरत भी नहीं रहती, आप सीधे सीधे भी देख के ऑप्शन देख के बता सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फंक्शन, ठीक है, ये थर्ड को छोड़ो, डी वाला देखो, इसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन, एन के सारे सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू अलिफ नॉट। तो ए बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि Q201 के जितने भी सबसेट होंगे डू नॉट वैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब जो फाइनाइट सेट के बाहर क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। मतलब वो सारे फंक्शन विच वैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट के बाहर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक्चुअली ये फाइनाइट सेट है। तो वैसे अगर नहीं भी पता है, इसमें नहीं भी समझ में आ रहा, बाकी 3 एलिमिनेट हो गए, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। पार्ट सी में इसके कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, काउंटेबिलिटी का ज्यादा नहीं आता। तो 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था दिसंबर में, 2019 के जून में भी आया था, मतलब 2020 के दिसंबर में भी आया, उसके पहले 2019 के दिसंबर में भी आया, 2018 के जून में भी आया था। इसमें पूछ रहा है अनकाउंटेबल कि कौन सा सेट है अनकाउंटेबल, 3 मार्क्स के लिए, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है वो सारे रियल नंबर जिसमें log x की वैल्यू p/q की इक्वल हो फॉर सम p/q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट ऑप्शन है। आपसे कह रहा है अनकाउंटेबल। सेकेंड कह रहा है कि वो सारे रियल नंबर होंगे सच दैट cos x रेज़ टू n प्लस sin x रेज़ टू n इज इक्वल टू 1 फॉर सम। अच्छा एक बात बताओ, वो रियल नंबर जो उसको सेटिस्फाई करते हो, सीधे सीधे यही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सेटिस्फाई, कोई भी एक्सचेंज कर, नहीं फॉर सम। हाँ, तो अगर मैं n को 2 ले लू, कोई दिक्कत है इसमें, n को 2 ले लो तो भैया हर एक के लिए सेटिस्फायर है, तो पूरे रियल नंबर आ जाएंगे, तो यही चीज आपका करेक्ट आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, आपको x ढूंढना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है कि e अप्लाई कर दूं तो e रेज़ टू पी क्यू, इसके पास उतने ही ऑप्शन होंगे जितने पी क्यू के पास चॉइसेस हैं। पी क्यू नेचुरल नंबर है तो ये काउंटेबल आ गया, तो ये आपका इनकरेक्ट आ गया। थर्ड में कह रहा है वो सारे रियल नंबर होंगे जिसमें x इज इक्वल टू log p/q, ऐसे कितने x होंगे जितने पी क्यू चॉइसेस होंगे, पी क्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू p/q, और पी क्यू नेचुरल नंबर, तो x क्या आ जाएगा, cos इनवर्स p/q। तो ऐसे कितने वैल्यू आएगी जितने पी क्यू हो, पी क्यू कितने होंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो यानी कि काउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है और रॉन्ग होने के चांसेस न के बराबर होते हैं, ठीक है। 2018 के जून में आपको काउंटेबिलिटी तो नहीं पूछा, बट पार्ट बी में एक फंक्शन देके आपको 1 1 on 2 पूछ लिया, तो वही चीज है, चाहे आपको ये पूछे या 1 1 on 2 पूछे, बात तो वही है, क्योंकि उसी में आ जाता है ये। पार्ट सी में आई थिंक आपको, पार्ट सी में देख लेता हूं,
लो पार्ट बी में तो नहीं पूछा है, 1 1 और 2 अलग, वो भी इसी में आ जाता है, बट पार्ट सी में पूछा है। देखो क्या कह रहा है, एस एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। एस क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, एस इज अ इनफाइनाइट सेट। अब कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगा। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो तो 1 1 मैप है, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा स्मॉलेस्ट होगा। डोमेन सेट अगर छोटा है तभी 1 1 होती है, और अगर को डोमेन होगा तो ये छोटा होगा। इस कॉन्सेप्ट को जस्ट आपको याद रखना, डोमेन सेट छोटा मतलब 1 1, को डोमेन सेट छोटा मतलब ऑन टू। अगर को डोमेन सेट की कार्डिनिटी डोमेन सेट की कार्डिनिटी से स्मॉल है तो देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव मैप। डोमेन की कार्डिनिटी को डोमेन से स्मॉल हो तो देयर एग्जिस्ट अ 1 1 फंक्शन। एस एक इनफाइनाइट सेट है। ध्यान सुनो, ऑप्शन देखो, इफ देयर इज ए इंजेक्शन, एक सेट है एस और ये मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि अगर इंजेक्शन होगा एस से लेके एन तक, देन एस इज अ काउंटेबल। एक बात बताओ, एस मेरा इनफाइनाइट सेट है, अगर इंजेक्शन है मतलब ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट होगा। अगर ये बड़ा सेट है मतलब ये काउंटेबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनकाउंटेबल सेट भी हो सकता है। और इसमें कह रहा है कि एस काउंटेबल होगा। इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज अ काउंटेबल। अच्छा, इंजेक्शन, एक बात बताओ, इंजेक्शन है मतलब ये सेट इससे छोटा होगा। ये मेरे पास कैसा है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत ये इसकी, अच्छा नेचुरल नंबर ही बोला है ना, तो ये तो काउंटेबल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्शन है मतलब ये उससे छोटा ही होगा। अब इससे छोटे में मतलब काउंटेबल से छोटा क्या हो सकता है, काउंटेबल। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकेंड कह रहा है इफ देयर इज अ सर्जेक्शन, एस से लेके एन तक सर्जेक्शन है तब एस काउंटेबल होगा, ठीक है। देन एस इज अ काउंटेबल। सर्जेक्शन का मतलब क्या होगा, ये छोटा होना चाहिए। अभी ये छोटा तो ये बड़ा हो सकता है। इनफाइनाइट सेट में ये काउंटेबल भी हो सकता है, ये अनकाउंटेबल हो सकता है। इसमें ये रॉन्ग हो गया कि सर्जेक्शन है, ये नेचुरल नंबर, ये काउंटेबल है, ये उससे बड़ा होना चाहिए। सर्जेक्शन मतलब क्या होता है, को डोमेन सेट छोटा, मतलब ये इससे बड़ा होगा तब भी चलेगा, या तो इक्वल होना चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए। इक्वल आ गया तो काउंटेबल, लेकिन अगर अनइक्वल आ गया तो अनकाउंटेबल हो सकता है। तो वो कह रहा है कि हर केस में काउंटेबल होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि इफ देयर इज इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज अ काउंटेबल। एन से लेके एस तक वही चीजें उल्टा हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट होगा। अगर इंजेक्शन है तो ये तो काउंटेबल है, इंजेक्शन है ये इससे बड़ा होगा, तो ये अनकाउंटेबल भी ऑप्शन है, इसे यहां पे यूज होगा, ठीक है। एन से लेके एस तक है तब ये इनकरेक्ट आ जाएगा। फोर्थ में कह रहा है सर्जेक्शन, सर्जेक्शन मतलब ये छोटा, तो ये काउंटेबल है, ये उससे छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इससे काउंटेबल से छोटा मतलब क्या है, काउंटेबल ही है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ए और डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक आपको क्या याद रखना है कि डोमेन सेट छोटा तो हमेशा इंजेक्शन मैप, इंजेक्टिव मैप, को डोमेन छोटा तो सर्जेक्टिव मैप, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज। और कितने मार्क्स का पूछा है, 4.75। 2021 में और 2020 में पूछा 4.75 मार्क्स के लिए, 2019 के दिसंबर में पूछा 3 मार्क्स के लिए, 2019 के जून में पूछा 3 मार्क्स के लिए, 2018 के दिसंबर में पूछा 4.75, और चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो कितना इंपॉर्टेंट है काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन। जून 2018 में देखो, मैं ईयर भी लिख देता हूं और उसके साथ साथ में ये भी लिख देता हूं। 2020 में पूछा 4.75, 2019 में जून में और दिसंबर में 3 मार्क्स, 2019 के जून में 3 मार्क्स, 2018 के दिसंबर में 4.75, और 2018 के जून में भी पूछा है 4.75, और वही सेम टाइप के क्वेश्चन। जून 2018 में क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट्स आर अनकाउंटेबल होगा। पहला ऑप्शन कि आर से लेके 0 1 के बीच में जितने भी सेट ऑफ ऑल फंक्शन 2c, और 2c क्या है, अनकाउंटेबल, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, सॉरी। सेकेंड क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n to 0 1, 2 अलिफ नॉट यानी कि c, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा।
सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये तो इनकरेक्ट आता है। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये प्रूव कर पाते हैं यूनियन वगैरह लेके कि ये काउंटेबल। अगर सारे सेट ले लेंगे नेचुरल नंबर के तो वो क्या आते हैं, अनकाउंटेबल। लेकिन अगर सिर्फ फाइनाइट सेट लूंगा तो वो काउंटेबल आता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये अनकाउंटेबल। तो आपका 1, 2, 4 ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। मतलब जून में भी कितने मार्क्स के लिए पूछा है, 4.75 मार्क्स। अब जून में एक और क्वेश्चन पूछा था, मतलब 4.75 मार्क्स के लिए तो पूछा ही है, एक 3 मार्क्स के लिए भी पूछा है। उसमें क्या क्वेश्चन था, एक सेट दे दिया गया आपको, कह रहा है इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट कि x² + y² = n² होगा। और कह रहा है कि जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है या तो q को बिलोंग करेगा या तो y बिलोंग करेगा q को। अब सीधे सीधे बात है, वो सारे ऑर्डर पेयर, इसके पास भी q ऑप्शन है, या तो ये रैशनल नंबर या तो ये रैशनल नंबर, दोनों में एक रैशनल नंबर तो होगा। ठीक है, अगर अब ये रैशनल आ गया, ठीक है, अगर ये रैशनल आ गया तो ये तो फिक्स हो गया। तो y के पास क्या होगा, इसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे, जितने नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दोनों ही केस में अगर ये रैशनल हो या ये रैशनल हो, इसके पास ऑप्शन कितने होंगे, जितने रैशनल के पास है। या फिर अगर एक को फिक्स कर देंगे तो इसके पास कितने ऑप्शन है, जितने के n के ऑप्शन है। मतलब ये हर केस में काउंटेबल आएगा। ऑप्शन था कि S फाइनाइट सेट है लेकिन नॉन एम्प्टी सेट है, तो ऐसा फाइनाइट सेट तो नहीं है। सेकेंड कह रहा है काउंटेबल होगा, हाँ। थर्ड कह रहा है अनकाउंटेबल, नहीं तो अनकाउंटेबल नहीं है। फोर्थ कह रहा है एम्प्टी, तो एम्प्टी भी नहीं है। क्योंकि सीधे से बात है, आपको पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, जिसमें n को 1 ले लो, x² + y² = n। n को अगर मैं 1 ले लूंगा तब आपका बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। और इसमें दोनों में क्या कह रहा है कि अगर ये रैशनल ले लूंगा, ठीक है, अगर ये रैशनल है तो y² = 1 - x², ये आपका रैशनल। दोनों में से एक तो रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसी एक के साल में आपको 2 क्वेश्चन, तो यानी कि यहां पे अगर आपने काउंटेबिलिटी अगर आपका अच्छा होता तो 7.75 मार्क्स के हो जाते। इसके अलावा दिसंबर 2017 में आपको 1-1 पूछ लिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, बल्कि 2017 के दिसंबर में आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया 1-1 और 2। ठीक है, आपको सीधे सीधे एक mn देके 2m 2n+1 दे दिया। आपको सीधे से दिख रहा होगा 2n आ गया, मतलब ये ऑन 2 तो हो नहीं सकता। ऐसे आप इसका क्या चेक कर सकते हो, 1-1 भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में 1-1 बट नॉट ऑन 2। इंजेक्टिव आप सीधे सीधे चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो मैप है ना वो z×0 से लेके z इस तरीके से दे रहा है। तो यहां पे ये पॉजिटिव देने के नाते ये 1-1 हो गया, अदरवाइज ये 1-1 भी नहीं होता। ठीक है, तो ये 1-1 तो है बट नॉट ऑन 2 है। इसके बाद 2017 दिसंबर में और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा था। 2016 में भी आपको क्वेश्चन पूछा है काउंटेबिलिटी का, 2014 में। यानी कि आपको लगभग आइडिया तो लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने। यहां पे आपको चाहे जितने क्वेश्चन करा दूं, काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन देखो, अगर डिटेल में डिस्कस करने जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, और जिसको आता है उसके लिए बहुत सिंपल है ये। तो काउंटेबिलिटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने। कहने का मतलब जब भी आप एग्जाम में बैठो तो काउंटेबिलिटी, अब जो मैंने आपको टॉपिक बढ़ा दिया, इसका मतलब एग्जाम में जब आप जाओगे तो उन क्वेश्चन को ढूंढना है। मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उन लेक्चर को आपको देखना है। कौन से लेक्चर है वो, सीओवी के मैंने कंप्लीट वीडियो डाले हैं, सिर्फ उतना ही कर लो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने एलिप्टिकल वाले डाले हैं, वो पूरा देख लो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रॉन्स्कियन वाले मैंने डाले हैं, वो पूरे देख लो। फिर मैंने क्या डाला है, मॉडर्न अलजेब्रा के गेट वाले डाले थे, वो एक बार पूरी वीडियो देख लो। मॉडर्न अलजेब्रा का मैं एक और लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें आपको 50 to 100 क्वेश्चन, ताकि सारे नंबर ऑफ कितने नंबर एक टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएं। इसके बाद लास्ट लेक्चर है मैंने डाला था सुप्रीमम इनफेमम से, वो क्वेश्चन पूरे कर लो। इसके बाद पावर सीरीज के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आप पुराना वीडियो डाल के देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करके पावर सीरीज के, वो पूरे देख लो। इसके बाद अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और काउंटेबिलिटी, तो कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7-8 टॉपिक आपके हो गए। ऐसे अगर 50 टॉपिक आप कर लेते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंटीग्रल इक्वेशन।
सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे, फास्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। मैं ज्यादा हार्ड वाले करा दूं कुछ मतलब नहीं है, आप नहीं करोगे। तो वो क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हो और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, कल का भी वीडियो देखना। बाकी जितना हो सकता है शेयर करो इसको, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप ये 10 दिन की वीडियो देखते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।